नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले पूरे देश को विजय दिवस और बांग्लादेश में हमारे साथियों को विजय दिवस की हार्दिक बधाइयां। जिन वीरों ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में प्राणों की आहुति दी, उन्हें और उनके परिवारों को हमारा नमन। आप नहीं होते तो करोड़ों लोग अब तक दमन का शिकार हो रहे होते। उन हजारों हत्याओं, बलात्कारों और किडनैपिंग्स के मामले में कभी न्याय नहीं हुआ होता, जिनसे पश्चिमी पाकिस्तान की फौज ने बेगुनाह बांग्ला आबादी को दबाना चाहा। बांग्लादेश आज एक फलता फूलता देश है। मानव विकास के तमाम सूचकांकों पर बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उसकी नींव में खून पड़ा है आपका। आप सभी को नमन। मुक्ति संग्राम के 50 साल पूरे होने के मौके पर ढाका के साथ साथ नई दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ढाका में मुख्य समारोह में शामिल हुए। नेशनल परेड ग्राउंड पर हुई इस परेड में बांग्लादेश की फौज के साथ साथ भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने भी हिस्सा लिया। 122 जवानों की ये टुकड़ी जब मंच के सामने से निकली तो दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया, क्योंकि यही फौज थी जिसने 50 साल पहले बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने 1971 की लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरे एक साल कार्यक्रम चलाए थे। स्वर्णिम विजय वर्ष के लिए एक मशाल पूरे देश में घूमी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे और मुक्ति संग्राम में वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ बांग्लादेश के साथ साथ भारत के नागरिकों के लिए भी खुशी का मौका है और ये समझने का भी कि आज़ादी किस कीमत पर आती है और इसीलिए उसे सहेजने के लिए सतर्क रहना कितना ज़रूरी है। अब शुरू होगा खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले बारी है दावत की। लल्लन टॉप आ रहा है बरेली। दिन, तारीख और वक्त नोट करिए। हमारे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। अगर आपके पास 50 लाख की रकम है तो आप उसे किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहेंगे, प्राइवेट या सरकारी? और अगर आपको नौकरी करनी हो तो आप कौन से बैंक में करना चाहेंगे, प्राइवेट या सरकारी? जब आप शनिवार और रविवार को आने से पहले देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारियों द्वारा 2 दिन की हड़ताल पर राय बनाएं तो अपने दोनों जवाबों को जरूर ध्यान में रखिएगा। 2 दिन हड़ताल होगी, काम नहीं होगा, आधे दिन का काम होगा, फिर 1 दिन की छुट्टी पड़ जाएगी। लाजमी है कि आपके चेक धीमे क्लियर होंगे, पासबुक में एंट्री नहीं हो पाएगी। किसी ज़रूरी काम के लिए अपनी एफडी तोड़वाना चाहते हैं तो वो काम अगले हफ्ते पर चला जाएगा। अपने बैंक के एटीएम में जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कैश ना मिले, लोन की दरख्वास्त और कुछ दिन लटकी रहेगी। तो ये बात किसी भी अगर और मगर के परे है कि इस हड़ताल से आपको दिक्कत हो, और होगी भी। लेकिन अगर आपको अपनी नाराजगी को कुछ देर के लिए एक तरफ रखने को कहा जाए और आप इसके लिए तैयार हो जाएं, तो आपको इस सवाल का वजन समझ में आने लगेगा कि आखिर क्यों 9 लाख से ज्यादा लोग हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए। देश के अलग अलग सरकारी बैंकों में कर्मचारियों और अधिकारियों की यूनियनों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है। सभी की मांग है कि नरेंद्र मोदी सरकार बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के अपने फैसले को वापस ले। इस फैसले को समझने के लिए सबसे पहले याद करिए इस साल का बजट भाषण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि सरकार 2 बैंकों का मोनेटाइजेशन करेगी। मोनेटाइजेशन के लिए हिंदी में मौद्रीकरण शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन सादी भाषा में आप इसे प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं। मतलब सरकार इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में बेच देगी, इसके बदले पैसे लेगी। इसलिए और सादी भाषा में यह कहा जा सकता है कि सरकार इन बैंकों को बेच रही है। कौन से 2 बैंक बिकने वाले हैं, इस पर बजट भाषण में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इस साल नवंबर तक ये बात बाहर आ गई कि ये 2 बैंक होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। पर यह काम इतना आसान भी नहीं कि ठेका खुलवाया, बोलियां मंगवा ली। इसके लिए विधायी कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको देश के बैंकिंग इतिहास पर एक छोटू सा क्रैश कोर्स करवाते हैं। देश जब आजाद हुआ तब बैंकिंग बहुत बड़ा सेक्टर नहीं था। भारत में कर्ज रिश्तेदारों या साहूकारों से ही लेने की परंपरा थी। देश में बैंक थे, पर ज्यादातर बड़े शहरों में। जहां जहां अंग्रेज शासन मजबूत रहा, वहीं आधुनिक बैंक खुले। मिसाल के लिए बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। देहाती इलाकों में बैंक नहीं थे। नियमन के अभाव में निजी बैंक
अपनी तरह से बैंक सेवाएं देते थे और एक सिलसिला चल रहा था जिसमें बैंक खुलते, लोग जीवन भर की पूंजी जमा करते और फिर जब कभी बैंक डूब जाते तो वो पैसा भी डूब जाता। भारतीय रिजर्व बैंक की 2006-2008 के बीच आई एक रिपोर्ट बताती है कि 1947 से लेकर 1955 तक 361 बार बैंक डूबे और इसके साथ लोगों की पूंजी और भरोसा भी डूबा। फिर 1955 में जाकर सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 लाई, जिसका मकसद था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत करना, माने नेशनलाइज करना। सरकार चाहती थी कि एक बैंक कस्बाई और ग्रामीण इलाकों में जाकर अपनी शाखाएं खोले ताकि वहां की आबादी को भी आधुनिक बैंकिंग का लाभ मिल सके। इसी मकसद के साथ इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया। बावजूद इसके 1970 आते आते देश के बैंकों में जमा कुल 44% पैसा और बैंकों का दिया कुल 60% कर्ज सिर्फ 5 शहरों तक सीमित था। ये शहर थे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और अहमदाबाद, उस वक्त के शहरों के नाम। इसका मतलब क्या निकला? यही कि बैंकिंग भारत जैसे महादेशी विस्तार वाले देश के बड़े इलाकों में अभी नहीं पहुंची थी। यही सब देखते हुए इंदिरा गांधी सरकार ने जुलाई 1969 में अध्यादेश निकालकर भारत के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस अध्यादेश को 1970 में कानून की शक्ल दे दी गई। ये सिलसिले की शुरुआत थी। फिर 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह भारत में एक सरकारी बैंकिंग सेक्टर का निर्माण हुआ। सरकार ने बैंक अपने पास लिए और उसके बाद शाखाएं देहात में खुलने लगी। ऐसे लोगों को कर्ज मिलने लगा जो पहले उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 1967 से 1989 के बीच कुल कर्ज में कृषि की हिस्सेदारी 2.2% से बढ़कर 15.8% पर आ गई। इसका मतलब धीमे धीमे ही सही ग्रामीण इलाकों को और किसानों को मिलने वाले कर्ज में बढ़ोतरी हुई। ये वो दौर था जब सरकारी संस्थाओं और उपक्रमों के सहारे देश की प्रगति का विचार ताकतवर था। लेकिन 1991 में देश ने उदारीकरण की राह पकड़ी और इसके बाद धीमे धीमे पब्लिक सेक्टर सिकुड़ने लगा और यही सिकुड़न अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तक भी पहुंच गई है। पहले सरकार ने सरकारी बैंकों का विलय किया। इसके पीछे तर्क दिया कि सरकार एक ही शहर के एक ही इलाके में अलग अलग नाम से शाखाएं क्यों चलाए। छोटे छोटे बैंकों को जब बड़े बैंकों में मिला दिया गया तो हर बैंक के लिए अलग अलग प्रबंधक या महाप्रबंधक जैसे ऊंचे पदों की जरूरत नहीं रह गई। अब सरकार एक कदम और आगे जाकर बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। चूंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक कानून बनाकर हुआ था, इसलिए सरकार को अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए कानून को बदलना होगा। जैसे बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 के तहत यह नियम है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कम से कम 51% हिस्सेदारी अपने पास रखनी होगी। इसी तरह निजीकरण के लिए सरकार को एक और कानून में बदलाव लाना होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसलिए सरकार द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 लाना चाहती है इन सारे कानूनों पर एक विधायी टेक के लिए। इसे विंटर सेशन में, शीत सत्र में सदन के पटल पर रखा जाना था। अब जैसे ये बात बाहर आई, द यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन समेत सार्वजनिक बैंकों की तमाम यूनियनों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का कॉल दे दिया। 13 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि सरकार के पैनल ने अभी यह तय नहीं किया है कि कौन से बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी को बेचा जाएगा। बड़े सरकारी बैंकों, मिसाल के लिए भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कर्मचारियों से अपील भी की कि आप हड़ताल पर न जाएं। सरकार ने बैंक यूनियनों से बात करना भी शुरू किया। 14 दिसंबर को सरकार और बैंक यूनियन के बीच बैठक हुई। सरकार की तरफ से इसमें एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर SC जोशी और बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी CEO गोपाल भगत शामिल हुए। इस बैठक में सरकार ने कहा कि अभी बिल बस सदन में रखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पास भी हो जाएगा। इसके जवाब में यूनियन ने कहा कि अगर बिल सदन में रखा ही इसलिए जाता है ताकि वो पास हो, जो हमारे पास जानकारी है, यानी सरकार ये तय कर चुकी है कि आज नहीं तो कल ये बिल सरकार पास करवाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो शीत सत्र में बिल लाने पर आमादा क्यों है। यही गतिरोध 15 दिसंबर को भी रहा और फिर बैठक विफल हो गई। बैठक विफल होने के नतीजे के बाद आज से हड़ताल शुरू हुई। लल्लन टॉप ने इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों से विस्तार से बात की और ये समझा कि हड़ताल के पीछे उनकी क्या चिंताएं हैं और वो नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं। सुनिए। आप पिछले 20 दिनों का DFS का ट्वीट उठा करके देखिए या फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए, जहां की
पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, उनकी उन लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्या वो जनधन योजना की बात हो, अटल पेंशन योजना की बात हो, हमारा डीप पेनिट्रेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत बड़े पॉपुलेशन को बहुत चीप रेट में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, तो ये इस देश की जनसंख्या के लिए बहुत जरूरी है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ने लोगों को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट दे करके रखे हुए हैं। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बहुत बड़ा स्रोत है। तो अगर इसका निजीकरण किया गया तो इसकी मार देश के हर तबके पर पड़ेगी। देखिए, स्ट्राइक जो है इस शीतकालीन सत्र में जो सरकार ने संसद में जो अमेंडमेंट, जो बिल का जो लिस्ट है उसमें सूचीबद्ध किया है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल। ये बैंकिंग अमेंडमेंट बिल का अर्थ है कि बैंक निजीकरण। तो हमारा जो मुद्दे है हम इसके पुरजोर विरोध कर रहे हैं जी। हम ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन से एक मूवमेंट आंदोलन हमने शुरू किया है, बैंक बचाओ देश बचाओ। उसी का दौरान हमने एक भारत यात्रा किए थे जो 24 नवंबर कलकत्ता और मुंबई से शुरू हुई। हम दिल्ली पहुंचा 29 को, 30 तारीख जंतर मंतर में, और जबरदस्त प्रदर्शन रहा क्योंकि वो संसद का दूसरा दिन था और हमको पता था इस संसद में ही ये वो बिल लिस्टेड है, वो टेबल भी होगा, पारित भी हो जाएगा। अभी तक वो सरकार ने जो भी है कैबिनेट में अभी तक डिसीजन लिया नहीं, लेकिन ये सरकार को कोई भरोसा नहीं, वो आखिरी दिन तक कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो मुद्दे है, जो बैंक निजीकरण का क्यों हम विरोध कर रहे हैं, तो एक है जो हमारा जो साधारण जो ग्राहक है उनका जो मतलब जमा राशि है उसका सुरक्षा घटेगी। मोनेटाइजेशन को लेकर सरकार का तर्क यही रहता है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल विकास के लिए करना चाहती है और इस तर्क में भी दम है कि जो उपक्रम घाटे में चल रहा हो उसमें लगातार घाटा उठाते रहने से बेहतर है कि उसे बेचकर कुछ मुनाफा कमा लिया जाए और इस मुनाफे का इस्तेमाल फिर देश की बेहतरी के लिए हो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो उपक्रम घाटे में नहीं है उसे बेचकर किसी को भी क्या हासिल हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अगर फायदे में है तो वो फायदा सरकार का है और वो पैसा सरकार चाहे जैसे खर्च कर सकती है। ये फैक्ट है कि कुछ सरकारी बैंक घाटा उठा रहे हैं या फिर वो उतना मुनाफा नहीं कमा पा रहे कि लंबे समय तक चल पाएं। इस घाटे वाली बात पर ही सबसे ज़्यादा बहस है। इसलिए हमने ये सवाल बैंक यूनियन के प्रतिनिधियों से पूछा कि वो सरकार से घाटे वाले बैंक चलाने को क्यों कह रहे हैं और ये था उनका जवाब कि सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हम शुद्ध लाभ कमाते हैं और उसके बाद हम डिफरेंट जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस करते हैं। वो प्रोविजन हमको क्या करना है या गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के इतर पूरे दुनिया में कहीं किसी भी बैंकिंग व्यवस्था में स्टैंडर्ड एसेट पे प्रोविजन नहीं किया जाता है। अगर मैं आपको आज लोन देता हूं तो महीने के अंत में मुझे उसके लिए भी प्रोविजन करना पड़ेगा, वो प्रोविजन हमारे प्रॉफिट से जाएगा। दूसरी बात, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनको जो हेयर कट दिया जा रहा है, मैं आपको एक उदाहरण वीडियोकॉन का देता हूं कि वीडियोकॉन को 94% का हेयर कट दे करके और पीरामल को उसको बेच दिया जाता है। वह जो गैप है, जो आउटस्टैंडिंग और सेटलमेंट का जो गैप है, वो तो मेरे प्रॉफिट से गया ना। तो आप जो जबरदस्ती हमको घाटे में दिखा रहे हैं, जबकि कोई भी सरकारी क्षेत्र का बैंक घाटे में नहीं है, सब बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा सा चलिए, मैं अगर तर्क के लिए ही सही अगर सरकार की बात को मान लो तो आप दो कंगलों को एक साथ बैठा देंगे तो पूंजीपति कैसे होगा? इसके पीछे क्या तर्क हो सकती है? हम दो घाटे में हैं तो दोनों को मिला दिए तो अचानक फायदे में कैसे होगा? तो सरकार की मंशा और सरकार का यह एक्शन ही सरकार के उस तर्क को काटता है। दूसरी बात, सरकार हमारी मालिक है, हम लाभ कमाएंगे सरकार के पास जाएगा। आज आप एक बात बताइए कि हम जनधन योजना में तो हम अगर 40 करोड़ अकाउंट खोलेंगे, हमारे पास उतने सारे लोग आएंगे, हम डिमोनेटाइजेशन में रात दिन काम करेंगे, उसमें हम कोई लाभ तो नहीं कमा रहे हैं। लेकिन ये जनधन खाता खोलना जरूरी है ताकि देश की बहुत बड़ी आबादी को हम बैंकिंग सुविधा मुहैया करें।
तो आप सरकारी क्षेत्र के बैंकों से आप सोशल वर्क भी लेंगे, आपके तमाम जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। आज आप एक बात देखिए कि भारतीय व्यवस्था में ये कितनी बड़ी विरोधाभास है कि हम पेंशन बेचते हैं, अटल पेंशन बैंक वाले बेचते हैं, और LIC IDBI बैंक खरीदती है। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी बैंक चलाएगी, बैंक वाले इंश्योरेंस का ये बेचेंगे। तो ये सरकार सिर्फ हमको बदनाम करने के लिए, सरकार की मंशा कहीं कुछ और है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अभी आपने देखा कि जनधन खाते में कि 2015 मार्च का जो फिगर आया 15,000 करोड़ का, वो आज बढ़ करके 1,46,000 करोड़ हो गया। ये पूंजी आखिर कहाँ गया? ये तो सरकार के ही काम आ रहा है, सरकार की योजनाओं में ही काम आ रहा है। तो इसलिए सरकार की इस दलील में कहीं कोई दम नहीं है। 2015 में स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी ये बात कहा था। अभी भी आप देखे होइएगा कि जो पूर्व के RBI के गवर्नर हैं रघुराम राजन जी या उर्जित पटेल जी, उन लोगों का स्टेटमेंट सुनिए। उन लोगों ने बहुत क्लियरली कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक घाटे में नहीं है। बैंकों को घाटे से उबारने के लिए लाया गया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ताकि जो उद्योगपति बैंक का पैसा चुका नहीं रहे उनकी संपत्ति बेचकर पैसे की वसूली हो। इसका क्या हुआ, ये भी आपको सुनना चाहिए। आप IBC लेके आए, आप NCLT लेकर के आए, आप 94% आप हेयर कट दे रहे। आज विजय माल्या भाग गया, मोदी भाग गया, क्या उसके लिए बैंकर दोषी? बैंक के बोर्ड में गवर्नमेंट के नॉमिनी बैठते हैं, RBI के नॉमिनी बैठते हैं। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो लोन्स हैं, ये सैंक्शन जब होता है तो ये बोर्ड से अप्रूवल होता है। आप हमको ये बताइए कि उस समय सरकार के ये नुमाइंदे खामोश क्यों रहते हैं? RBI के नुमाइंदे खामोश क्यों रहते हैं? और अगर वो खामोश रहते हैं तो उन पर जिम्मेवारी क्यों नहीं तय की जाती? सरकार के हम बैंक हैं, प्रबंधन सरकार के हाथ में है। अगर सरकार का प्रबंधन सही नहीं होगा, परिणाम सही नहीं मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है। इस दोष से सरकार अपने आप को नहीं बचा सकती है। और नीतियां हैं ना, आप हमको एक बात बताइए कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में लागू नहीं है। आप हमको बोलते हैं आपको कैपिटल चाहिए, हमको क्यों कैपिटल चाहिए? आप हमारे मालिक हो, आप हमारा लाभ ले रहे हो, आप हमसे लाभांश ले रहे हो, कैपिटल आपको देना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जितना लोन राइट ऑफ किया है और जो कैपिटल इन्फ्यूज किया है, अगर आप उसको मैच करके देखेंगे, 1,87,000 करोड़ कैपिटलाइजेशन हुआ और 2,04,000 करोड़ का इन्होंने लोन माफ कर दिया। ये कौन सा व्यवसाय? अगर आप उसको नहीं माफ करते कॉर्पोरेट हाउसेज को, आप आज विलफुल डिफॉल्टर को क्रिमिनल एक्ट क्यों नहीं बनाते कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स है उस पर क्रिमिनल केस चले? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि आप 50 बिग कॉर्पोरेट डिफॉल्टर्स का, विलफुल डिफॉल्टर्स का लिस्ट जारी करिए। सरकार ने साफ मना कर दिया, हम नहीं कर सकते हैं, अंदर दी ओथ ऑफ सीक्रेसी। अरे भैया, यहाँ क्या सीक्रेट? तो सरकार जानबूझ करके सरकारी क्षेत्र के बैंकों को बदनाम कर रही। देखिए, एक पुरानी कहावत है, व्हेन यू वांट टू किल अ डॉग फर्स्ट यू विल हैव टू प्रोक्लेम इट मैड। अब जब हल्ला करेंगे कुत्ता पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया, और उसके बाद आप मारेंगे तो शायद लोगों में रिसेंटमेंट नहीं होगा, वो पेटा आप पर लागू नहीं होगा। तो दैट द सेम थिंग गवर्नमेंट इज डूइंग। इसलिए मैंने कहा आपको कि सारे बैंकों के बैलेंस शीट अवेलेबल हैं, आप उठा के देखिए, सारे बैंक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, सारे बैंकों के पास एडिक्वेट कैपिटल है। हम वही लोन देते हैं जो आप बोलते हो मुद्रा, आप बोलते हो हमें मुद्रा दी, उसकी रिकवरी के हमारे पास क्या पावर? हम ये सरकार से मांग करते रहे हैं कि जिसको लोन देने का राइट हो उसको कुछ लीगल जुडिशियल पावर हो लोन वसूलने का। आप मेरे से लोन तो दिला दे रहे हो और हम रिकवरी नहीं कर पा रहे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को आप हेयर कट दे रहे हो और छोटे छोटे लोगों के पीछे हमको इस तरह से लगा देते हो कि उनके गले पे चढ़ जाए, उनका घर बेच दें, उनका मकान बेच दें, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं है, पैसा कहां से देगा? तो इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेवार है, बैंकर कतई जिम्मेवार नहीं। हम सरकारी क्षेत्र के बैंक है, बैंक सरकार हमारी मालिक है, सरकार हमको जैसा बोलती है हम वैसे करते हैं।
यहाँ ये बात साफ हो जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या दूसरे किसी उपक्रम में कोई खामी नहीं है, ऐसा हम कतई नहीं कह रहे। हम उस लाइन में खड़े रहे हैं जो 1.5-2 घंटे इसलिए आगे नहीं बढ़ती क्योंकि ब्रेक हो जाता है, पासबुक इसलिए प्रिंट नहीं होती क्योंकि लिंक फेल हो जाता है, खाता इसलिए नहीं खुलता क्योंकि मैनेजर साहब की चिरौरी नहीं की गई। ये सारी खामियां सरकारी बैंकों में थीं। इनमें सुधार भी हो रहा है, पर क्या ये प्राइवेट बैंक की तरह कस्टमर फ्रेंडली और एफिशिएंट हैं? नहीं। लेकिन क्या सिर्फ इस वजह से इनका प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए? क्या इनमें जो सुधार हो रहा है उसको नहीं देखना चाहिए? इस बारे में दर्शकों को सोचना चाहिए। आपको सोचने में मदद मिले इसके लिए हम आपको उन सवालों के जवाब दे देते हैं जो हमने शो की शुरुआत में आपसे पूछे थे। ये सवाल हमने ट्विटर और यूट्यूब कम्युनिटी पर पूछे और जवाब ये रहा। ट्विटर पर 9,500 लोगों के पोल में 69.9% लोगों ने कहा कि वो 50 लाख की रकम सरकारी बैंक में रखना चाहेंगे। 30.1% लोगों ने प्राइवेट बैंक को चुना। ट्विटर पर ही 2,500 लोगों के पोल में 83.5% लोगों ने कहा कि वो सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहेंगे। सिर्फ 16.5% ने प्राइवेट बैंक को चुना। अब आते हैं यूट्यूब पर। यहाँ 13,000 लोगों के पोल में 82% लोगों ने कहा कि वो सरकारी बैंक में नौकरी करना चाहेंगे। 18% ने प्राइवेट को चुना। और 6,800 लोगों की हिस्सेदारी वाले पोल में 77% ने कहा कि वो 50 लाख की रकम सरकारी बैंक में रखना चाहेंगे। 23% लोगों ने प्राइवेट बैंक को चुना। ये शाम 6:30 बजे तक के आंकड़े हैं। स्क्रीन पर आपको और भी अपडेटेड आंकड़ा नजर आएगा। इससे आपको एक अंदाजा लगता है कि जनता अपने पैसे रखने के लिए किस तरह की व्यवस्था पर भरोसा करती है, अपने लिए कैसा रोजगार चाहती है। अगर वाकई बैंकों के निजीकरण के बाद नौकरियां जाती हैं तो सिर्फ वही नौकरियां नहीं जाएंगी जो नौकरियां हैं, इसका असर भविष्य की नौकरियों पर भी पड़ेगा। सरकारी नौकरियों के नाम पर भारत में अब कुछ ही बड़े सेक्टर बाकी हैं। मिसाल के लिए रेलवे, बैंकिंग और फौज। सरकारी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी हैं, लेकिन वहाँ भर्ती का आलम क्या है आप नियमित रूप से ललन टॉप पर देखते होंगे। इसलिए एक चिंता है कि जब सरकारी संस्थान कम हो जाएंगे तो भर्तियां भी कम निकलेंगी। जिस सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण देने का प्रावधान संविधान में है वो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में दिया जाता है। जब वहां नौकरियां कम होंगी तब सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता भी सवालिया घेरे में आएगी। क्या हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में खामी है? क्या हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत इतनी है कि सरकार जो कदम उठाए उसके स्पष्ट कारण दे, पारदर्शी ढंग से, और जिन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है उनको कॉन्फिडेंस मिले। हमने कृषि सुधारों वाले बिल पर देखा, बिल में खूबियां भी थी, खामियां भी थी, पर जिनके बारे में बिल बना था उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया और तब सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। सरकार का काम है सब लोगों से संवाद करना, अपनी नियत स्पष्ट करना, और जब नियत स्पष्ट होगी तो कोई भी फैसला होगा सब खुले दिल से स्वीकारेंगे। जैसे इसी सरकार ने फैसला लिया है कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 बरस से बढ़ाकर 21 बरस कर दी जाए। अच्छा फैसला है, हर कोई स्वागत कर रहा है। इसी सरकार ने फैसले लिए एनडीए में, फौज में दाखिले के लिए लड़कियों के, और जो कई नियम थे किसी किसी में सुप्रीम कोर्ट का दखल भी रहा, लेकिन जब ऐसे प्रगतिशील फैसले आते हैं तो सब उसका स्वागत करते हैं। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो संवाद करे। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट और उसमें सुनियोजित तरीके से हमले की बात आने के बाद से मुख्य आरोपी मोनू मिश्रा के पापा यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष संसद में भी टेनी के इस्तीफे पर हंगामा करता रहा। कल जब पत्रकारों ने मंत्री टेनी से बातचीत की और उस बातचीत में मंत्री जी का गाली गलौज वाला वीडियो सामने आया, उसके बाद एक खबर और आई कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और फिर अटकलें शुरू हुई कि इस्तीफा लेने के लिए तलब किया गया। बीट वाले पत्रकार इस्तीफे की खबर का इंतजार करते रहे, फिर इंतजार लंबा हो गया, फिर सूत्रों के हवाले से खबर आई कि टेनी की कुर्सी कहीं नहीं जाएगी, वो सेफ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो यह सवाल पूछा ही जाना चाहिए कि जब उनकी मंत्री परिषद के सदस्य रहे एक मंत्री के बर्ताव का वीडियो साक्ष्य सामने आ चुका है, जब उनका वो सार्वजनिक बयान भी है कि मेरा बेटा निर्दोष है, यदि जांच में वो दोषी पाया गया या जरा भी उस पर संदेह हुआ तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा, फिर जांच योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा गठित की गई एसआईटी ने की, तो यह भी इल्जाम नहीं लग सकता कि विपक्ष की रची गई साजिश है।
तो नरेंद्र मोदी अपने इस मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मंत्रिपरिषद में कौन होगा कौन नहीं होगा ये वो तय करते हैं। इसलिए सवाल भी उनसे ही पूछा जाएगा। उनके मंत्री, भाजपा के सांसद, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बर्ताव को लेकर, उनके परिवारजनों पर लगे आरोप को लेकर, और राजनीति में जैसे ढोल की तरह पीटा जाता है उस शुचिता के, मर्यादा के सिद्धांत को लेकर। पॉलिटिक्स की बात करते हैं। विपक्ष जाहिर तौर पर हमलावर होगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हैं। इस बात पर आज लोकसभा में हंगामा भी हुआ, पूरे दिन काम नहीं हुआ। आप जानते हैं लोकसभा में पहला 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है, जब सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। प्रश्नकाल में राहुल गांधी उठे और अजय मिश्र को हटाने की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, नो माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में आप सिर्फ प्रश्न पूछिए। देखिए दोनों तरफ की नोकझोंक। आप माननीय सदस्य। सर उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है आप प्रश्न और जो पूछिए। मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य जहाँ कहा गया है, पूछिए, जहाँ कहा आप गया है कि सदस्य हैं। कंस्पिरेसी है, आपके बारे में 262 हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर है, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ। आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आपको उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा। उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न। तो इस हंगामे और नारेबाजी के बाद लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और फिर 2 बजे जब शुरू हुई तो अगले दिन तक के लिए स्थगित। कल भी संसद में ऐसा ही हुआ था। दूसरी सुर्खी भी संसद से। सरकार से पूछा गया था कि आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज क्यों नहीं कराते। इस पर आज कानून मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया। कहा कि इस पर राज्यों में एकमत नहीं है। कुछ राज्य सरकारें और हाईकोर्ट इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके खिलाफ। पक्ष में सिर्फ 2 राज्य और 2 हाईकोर्ट ही हैं। इसलिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनाने पर फैसला नहीं हो पा रहा है। देश में आईएएस और आईपीएस की तर्ज पर हाईकोर्ट में भी नियुक्ति के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग लंबे वक्त से होती रही है। इसका समर्थन करने वाले ये तर्क भी देते हैं कि राज्यों की जुडिशियल सर्विसेज में सिलेक्ट होकर जो जज बनते हैं उनमें से ज़्यादातर हाईकोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाते, जिला कोर्ट पर ही रिटायर हो जाते हैं। जबकि हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बड़ी संख्या में लॉयर्स को, अधिवक्ताओं को एक तय अनुभव के बाद जज बनाया जाता है। इस प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। पूरी जुडिशरी में कुछ खास परिवारों का दबदबा रहने का आरोप भी लगा है। इसमें सुधार के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की मांग भी होती रही है। लेकिन अब सरकार ने ही कह दिया, हम क्या करें, राज्य तैयार नहीं। बढ़ते हैं अगली सुर्खी की तरफ। ये सुर्खी बनाई एक मुलाकात ने, चचा भतीजे की मुलाकात। रिश्ते में चचा भतीजे, लेकिन दोनों 2 पार्टियों के अध्यक्ष और हाल तक प्रतिद्वंदी। चाचा शिवपाल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अखिलेश समाजवादी पार्टी के। जब अखिलेश शिवपाल के घर पहुंचे तो वही सब हुआ जो होता है। चरण छुए गए, गले लगा गया, परिवार के साथ चाय नाश्ता। यहाँ तक मुलाकात पारिवारिक लग रही थी। फिर अखिलेश यादव ने चाचा के साथ फोटो ट्वीट की और लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। सपा और अन्य सहयोगियों की ऐतिहासिक जीत की ओर इसे ले जा रही है। माने चाचा और भतीजी ने अपने मनमुटाव दूर कर लिए, चुनाव में मिलकर लड़ेंगे। हालांकि बाद में ये ट्वीट डिलीट कर लिया गया। क्या गड़बड़ हुई नहीं पता। ट्वीट वाला फोटो शिवपाल यादव की तरफ से भी आया, ये डिलीट नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि अखिलेश से अगले चुनाव में मिलकर लड़ने की चर्चा हुई। तो कुल मिलाकर दोनों पक्ष अब पुराना झगड़ा मिटाने को फिलहाल तैयार दिख रहे हैं। वो झगड़ा जो 4 साल पहले अपने चरम पर पहुंचा था। समाजवादी पार्टी में तब मुलायम सिंह का दौर था। शिवपाल सिंह नंबर 2 माने जाते थे। लेकिन 2012 में जब मुलायम सिंह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, अखिलेश बनेंगे, तो समीकरण बदलने लगे। और 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जो पारिवारिक झगड़ा शुरू हुआ तो सब सार्वजनिक हो गया। मुलायम सिंह की जगह अखिलेश पार्टी अध्यक्ष बने। शिवपाल और अखिलेश में तीखी बयानबाजी हुई। फिर शिवपाल अलग हुए और 2018 में शिवपाल यादव ने अलग पार्टी बनाई। पहले नाम रखा सेकुलर मोर्चा और बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। 2019 का लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा और कहा गया कि कई सीटों पर शिवपाल की पार्टी ने अखिलेश का नुकसान पहुंचाया। वो नुकसान अब अखिलेश यादव नहीं चाहते, शायद इसीलिए वो चाचा को साथ लेने के लिए तैयार हो गए हैं।
इसके लिए शिवपाल यादव के खेमे से भी लगातार प्रयास हो रहे थे। यूपी की राजनीति की बात चलिए तो एक खबर सरकार की तरफ से भी। यूपी विधानसभा में एक विधायक के सवाल पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से यूपी में एक भी मौत नहीं हुई। अब ये जो मासूम सा या ठेठ लहजे में कहें तो फूहड़ तर्क उन्होंने दिया है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं? क्या आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं? क्या आपकी यूपी में रहने वाले लोगों से बात होती है? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोविड के दूसरे फेज के दौरान उनका, उनके परिजनों का क्या हाल था? क्या आपने लल्लन टॉप की वो रपटें देखी हैं जिसमें हमारी रिपोर्टर स्वाति ने घूम घूम कर लोगों से उनका हाल जाना था? क्या आप ट्विटर की वो टाइमलाइन भूल गए हैं जब लोग लगातार ये पुकार कर रहे थे कि अस्पतालों में भर्ती नहीं हो रहे और जो भर्ती हो रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी के चलते मर रहे हैं? क्या वो सारे ट्वीट भुला दिए जाएंगे जो अस्पतालों के बारे में किए गए? आगरा से लेकर पूर्वांचल तक क्या वो सारे सत्य असत्य में बदल दिए जाएंगे तकनीकी का हवाला देकर? तकनीकी क्या कि मृत्यु प्रमाण पत्र में महामारी के कारण मरने वाले 22,915 रोगियों में से एक में भी डॉक्टर ने नहीं लिखा कि ये आदमी ऑक्सीजन की कमी से मर गया। डॉक्टरों ने तो बहुत कुछ नहीं लिखा। डॉक्टर क्या लिखते हैं, सरकारी कलम कैसे चलती है, सबको पता है। जब सरकारें ये कहती हैं कि आपदा का अंदाजा नहीं था, तैयारियों में देर हो गई, तो आपका दिल करता है कि एक बार इस मानवीय चूक के लिए बात आई गई कर दें, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब सरकारें धृष्टता के साथ ये कहती हैं कि एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो ऐसा लगता है जैसे सरकारों ने संवेदनशीलता शब्द से पल्ला झाड़ लिया। ये सरकारें हमारी और आपकी चुनी हुई हैं, इनकी जवाबदेही तय करना हमारा और आपका काम है। सवाल पूछने के बाद अब कुछ सूचनाएं। पहली सूचना एक सवाल से ही जुड़ी है। सोशल मीडिया ऐप है कू, इस पर आप लल्लन टॉप को फॉलो करिए तो आप वहां पर हम डेली एक पोल करवाते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। हमने जो पोल करवाया उसमें पूछा कि आप किस तरह के बैंक का हिस्सा बनना चाहेंगे। 88% लोगों ने सरकारी कहा और सिर्फ 12% ने प्राइवेट। तो इससे आपको उस तर्क का वजन समझ में आएगा जो हमने आज की बड़ी खबर में बताया। एक और सूचना है, 17, 18 और 19 दिसंबर को मेरे फेवरेट शहरों में से एक मध्य प्रदेश के इंदौर में लिट चौक नाम का उत्सव हो रहा है। साहित्य, संगीत और संस्कृति का उत्सव। लल्लन टॉप इस उत्सव का डिजिटल मीडिया पार्टनर है। आप इस उत्सव में ज़रूर पहुंचिए, तमाम हस्तियों को साक्षात देखिए। आपका सेवक भी फेस्ट के आखिरी दिन मौजूद रहेगा इंदौर में। जी, इंदौर में हम रहेंगे इतवार के रोज़। आपसे मुलाकात का इंतज़ार रहेगा। तो जितने भी लल्लन टॉप के दर्शक हैं वो इस शो में ज़रूर पहुँचें, इंदौर उसके आसपास के, और रविवार के दिन मेरा प्रणाम भी स्वीकार करने ज़रूर आएँ। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।